So today we will discuss about the plant secondary metabolites. So this topic is important for the GATE mainly, CSI और NET, और नीट में भी कुछ रैंडमली जो है पूछे जा सकते हैं, नॉट इन डिटेल, बट कुछ ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो डायरेक्ट सोर्स पूछा जाता है या यूज पूछे जाते हैं. ओके, सो मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस जितने भी होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, पर्टिकुलरली प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनमें जो मेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस है यानी कि प्राइमरी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जिनके बिना प्लांट का काम चल ही नहीं सकता, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू जितना भी फूड सिंथेसाइज हुआ है उसका ब्रेकडाउन होता है. ब्रेकडाउन केवल ग्लूकोज का ही नहीं, डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का होता है. उनसे जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं फिर वो डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर चेंज होते हैं. यानी जो फूड है मेन जो सोर्स है ग्लूकोज या किसी भी अदर फूड सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होकर डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. मैक्रो मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ठीक है. इसी तरह से मेन जो प्राइमरी मेटाबोलाइट रिएक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस भी जो है उसके अंदर भी डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं जिनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे. ठीक है, जैसे एग्जांपल है ग्लूकोज. ठीक है, जैसे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जैसे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, रेस्पिरेशन में जैसे एसिटाइल को ए. ओके, तो इस तरह के जो कंपाउंड बनते हैं ये सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं. प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है, या अदर प्रोसेस जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया या कोई भी प्रोसेस हो, मेनली हम कहें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे फ्रूट राइपनिंग, ठीक है, जैसे कि आपका वर्नलाइजेशन, जैसे कि फ्लावरिंग, ये सब प्रोसेस आ जाते हैं. उन सब के लिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स रिस्पॉन्सिबल है. बट कुछ ऐसे रिएक्शंस है प्लांट के अंदर, ठीक है, या प्राइमरी रिएक्शंस के ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं. हो सकता है प्राइमरी रिएक्शंस में ही बने या इनको सिंथेसाइज करने के लिए पाथवे डिफरेंट हो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट पाथवे हो जो डायरेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज नहीं किए जाते हो. तो दोनों सोर्सेज से, प्राइमरी मेटाबॉलिक रिएक्शन से भी और कुछ अनदर रिएक्शन से भी कुछ ऐसे कंपाउंड बनते हैं जिनको प्लांट खुद यूज नहीं करता, मेनली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. यूज अगर करे भी गा प्लांट, इफ प्लांट यूजेस, तो उसको मेनली एनवायरमेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए या पैथोजन अटैक से बचने के लिए, ठीक है, या खुद के सर्वाइवल के लिए, इस तरह की चीजों के लिए यूज करेगा. नेवर यूज फॉर द ग्रोथ और डेवलपमेंट. इनके लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को यूज नहीं करता. कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे भी हैं जो प्लांट के लिए क्या है, वेस्ट या एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं. यानी प्लांट उनको किसी भी चीज के लिए यूज नहीं करता, ना ही पैथोजन अटैक के लिए, ना स्ट्रेस के लिए, ना सर्वाइवल के लिए. तो इस तरह के जो है वो बाई प्रोडक्ट कहलाते हैं और हम उनको यूज करते हैं. ठीक है, जैसे जैसे हमने डिस्कवरी करी, हमें प्लांट्स के बारे में पता चला, उनके बाई प्रोडक्ट्स को हम जो है यूज कर लेते हैं. तो वो सारे जो प्रोडक्ट हैं जिनको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं कर रहा और प्रोड्यूस हो रहे हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन से, चाहे उनके इंटरमीडिएट हो, चाहे उनके एंड प्रोडक्ट हो, और चाहे उनके इनडायरेक्ट प्रोडक्ट हो, ठीक है, कि इनडायरेक्ट प्रोडक्ट बनके किसी और साइकिल से प्रोड्यूस हो, इस तरह के कंपाउंड्स को हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं. मेन फंक्शन अगर पूछा जाए सेकेंडरी मेटाबोलाइट का तो वो होता है पैथोजन अटैक से प्रिवेंट करने के लिए. प्लांट पैथोजन अटैक से प्रिवेंट करने के लिए उसके पास बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं. कुछ तो ऑलरेडी होते हैं स्ट्रक्चरल. मान लीजिए कोई हर्बीवोर है, हर्बीवोर जो है चल रहा है, किसी भी प्लांट को ग्रेजिंग कर रहा है, तो मान लीजिए स्ट्रक्चरल जो है लाइक आपके स्पाइन्स हैं जैसे कि, ठीक है, तो ये भी पैथोजन अटैक से बचा रहे हैं लेकिन ये स्ट्रक्चरल है. इसी तरह से कुछ केमिकल्स प्लांट प्रोड्यूस करता है पैथोजन अटैक से बचने के लिए, वो मेनली क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं. तो अगर यूज करता भी है प्लांट इनको तो केवल पैथोजन अटैक या सर्वाइवल के लिए, या कभी कभी एनवायरमेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए, कि ज्यादा सपोज मान लीजिए कोल्ड हो गया, ठीक है, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हो सकता है कोई केमिकल प्रोड्यूस करता हो प्लांट, केवल उसी केसेस में जब टेम्परेचर बहुत कम है या ज्यादा है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट. अदरवाइज ये नेसेसरली कंडीशन है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनको यूज नहीं करेगा. तो सारे के सारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स या केमिकल्स होते हैं. ओके, तो इन सभी केमिकल्स को कैटेगराइज किया जाता है. सो केमिकल्स होते हैं पर्टिकुलरली या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और कैसे होंगे, बायोमोलिक्यूल होंगे, क्योंकि सिंथेसाइज तो कौन कर रहा है, प्लांट ही कर रहा है. देखिए इस दुनिया में बहुत सारे केमिकल हो सकते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं.
कुछ आपके इनऑर्गेनिक केमिकल हैं, कुछ ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में भी कुछ एनिमल्स में है, कुछ इनवर्टिब्रेट्स में है, कुछ वर्टिब्रेट्स में है, कुछ पर्टिकुलरली फंगस में है, कुछ एल्गी में है। एल्गी के तो हम प्लांट्स में इंक्लूड करेंगे। तो हम केवल उन मेटाबोलाइट्स की बात करेंगे जो प्लांट के मेटाबोलाइट हैं और जिनके डिफरेंट डिफरेंट यूज है। क्यों सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, उसका मेन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, प्लांट खुद इनको यूज नहीं करता, इसलिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोले जाते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट हमेशा उनको कहेंगे जो प्लांट खुद यूज करता है। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट को प्लांट केवल पैथोजन अटैक से बचने के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए यूज करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नहीं यूज करता। तो मेनली टोटल 4 क्लासेस आते हैं, 4 क्लासेस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जितने भी मेटाबोलाइट्स होते हैं किसी भी प्लांट के अंदर, उनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। वन इंपॉर्टेंट और द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास और द लार्जेस्ट क्लास इज टर्पीन्स। ठीक है, टर्पीन्स जो है लार्जेस्ट क्लास है। अप्रोक्सीमेटली 2 लाख से भी ज्यादा सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। ठीक है, इतने आइडेंटिफाइड हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो, तो 2 लाख के आसपास इतने सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। तो उन सबकी क्लासेस है, कुछ टर्पीन्स हैं, लार्जेस्ट क्लास होती है टर्पीन, कुछ फिनोलिक्स हैं, ओके, कुछ ग्लाइकोसाइड्स हैं, और कुछ होते हैं एल्कलॉइड्स। चार इंपॉर्टेंट क्लास में इनको डिवाइड किया गया है। एल्कलॉइड्स होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ओके, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स, फिनोलिक्स होते हैं जिनके अंदर आपका फिनॉल ग्रुप हो या OH जो कंपाउंड्स होते हैं वो, और टर्पीन्स जो हैं आपके टर्पिनॉइड यूनिट से बने होते हैं या टर्पीन्स जिनको बोलते हैं, लार्जेस्ट क्लास है। 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, टर्पीन्स, फिनोलिक्स, ग्लाइकोसाइड्स एंड एल्कलॉइड्स। सो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। फिर हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे इनके कुछ एग्जांपल कि कौन से केमिकल हैं, किस प्लांट से मिलते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं गेट में, कि पर्टिकुलरली कह दिया जाए कि ABA जो है वो एक टर्पीन है, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक है, ग्लाइकोसाइड है, एल्कलॉइड है। ठीक है, टर्पीन में भी मोनोटर्पीन है, डाइटर्पीन है, या उनके सोर्स पूछे जा सकते हैं मैच द फॉलोइंग में, कि कुछ केमिकल्स दे दिए जाएं और उनके सोर्स प्लांट्स दे दिए जाएं। मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो बी रिमेंबर दीस 4 क्लासेस: टर्पीन्स, फिनोलिक्स, ग्लाइकोसाइड्स एंड एल्कलॉइड्स। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट द टर्पीन्स। टर्पीन जो है लार्जेस्ट क्लास है, ओके, और जो है आपके ये भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ही हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं। बायोमोलिक्यूल मेनली इन्हीं से बने होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस भी हो सकती है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं। तो टर्पीन्स जो होते हैं जनरली उनका जनरल फॉर्मूला होता है C5H8 और यहां N लगा होता है। तो ये जो एक C5H8 है ये आइसोप्रेन यूनिट होती है, सिंगल आइसोप्रेन यूनिट। ठीक है, अब टर्पीन्स हैं तो टर्पीन्स सिंगल आइसोप्रेन यूनिट से नहीं, बहुत सारी आइसोप्रेन यूनिट से मिलकर बनी होंगी, इसीलिए N नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई पॉलीटर्पीन्स, बहुत सारे टर्पीन हो सकते हैं, मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन, टेट्राटर्पीन, ट्राइटर्पीन, ओके। तो इस तरह से आपका पॉलीटर्पीन्स तक, तो ये N रिप्रेजेंट करता है कि आइसोप्रेन यूनिट्स के चेन है C5H8। तो इस C5H8 को पर्टिकुलरली हेमीटर्पीन बोला जाता है, हेमीटर्पीन, या इसको एक आइसोप्रेन यूनिट। तो एक आइसोप्रेन यूनिट में कितने कार्बन हुए? 5 कार्बन हुए एक आइसोप्रेन यूनिट में, ओके, जो कि टर्पीन्स की यूनिट है, और उसको हम बोल सकते हैं हेमीटर्पीन। तो पूरे एक टर्पीन में, हेमीटर्पीन में 5 कार्बन है, एक टर्पीन में 10 कार्बन होंगे, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आइसोप्रेन यूनिट IPP एक प्रिकर्सर बनेगा, IPP, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आइसोप्रेन यूनिट के अंदर 5 कार्बन होते हैं, C5H8, इसको या तो आइसोप्रेन यूनिट कहेंगे या इसको हम हेमीटर्पीन कहेंगे। ठीक है, आइसोप्रेन यूनिट इस तरह से होती है, दिस इज आइसोप्रेन यूनिट हैविंग 5 कार्बन। इन्हीं के टर्पीन्स के ही जो डेरिवेटिव में होते हैं टर्पिनॉइड्स,
कैरोटीन, कैरोटीनॉइड्स, वही फर्क है, टर्पीनॉइड्स। टर्पीनॉइड्स जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसमें ऑक्सीजन होगा तो वो आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों चीजों से बना होगा, जबकि टर्पीन में देख लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन, केवल ये दो ही चीजें। तो जो आपका आइसोप्रीन है, सॉरी जो टर्पिनॉइड है, उनकी यूनिट होती है आइसोप्रीनॉइड, इस तरह से, दिस इज आइसोप्रीनॉइड यूनिट। सो टर्पिन की अगर ओनली बात करें तो टर्पिन इज हैविंग 10 कार्बन, हेमी टर्पिन हैविंग 5 कार्बन, वी कैन से आइसोप्रीन यूनिट और वी कैन से हेमी टर्पिन। दिस इज द फॉर्मूला C5H8, दिस इज आइसोप्रीन। और टर्पीन का रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए हम N दिखाते हैं, क्योंकि टर्पीन के अंदर केवल एक आइसोप्रीन यूनिट नहीं है, बहुत सारे आइसोप्रीन यूनिट होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टर्पीन्स जो है प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सो अगर आइसोप्रीन यूनिट अगर हम समझे हैं तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि डिफरेंट टर्पीन्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर आइसोप्रीन यूनिट सिंगल है तो सिंगल आइसोप्रीन यूनिट को हम क्या बोलते हैं, हेमी टर्पीन। अभी हमने डिस्कस किया था, कितने कार्बन होते हैं उसमें, 5, C5H8, ओके। अगर आइसोप्रीन यूनिट 2 है तो कार्बन 10 हो जाएंगे, जनरल सी बात है, उसको हम पूरी टर्पीन बोलते हैं। तो पूरी टर्पीन क्या होगी, मोनोटर्पीन, ओके। अगर 3 आइसोप्रीन यूनिट है तो C5, ठीक है, 5 3 जा 15, तो 15 कार्बन होंगे, 15 कार्बन वाली को हम बोलते हैं सेस्क्यूटर्पीन, सेस्क्यूटर्पीन। बहुत सारे एग्जांपल है सेस्क्यूटर्पीन के भी। 4 आइसोप्रीन यूनिट है तो 5 4 जा 20 कार्बन होंगे, उसको हम बोलेंगे डाइटर्पीन, ठीक है। इसी तरह से ट्राई टर्पीन, एक टर्पीन में 10 कार्बन थे, ट्राई टर्पीन में 30 कार्बन होंगे। टेट्रा टर्पीन, टेट्रा टर्पीन, एक टर्पीन में 10 कार्बन थे, टेट्रा में 40 कार्बन होंगे। 40 कार्बन के लिए कितनी आइसोप्रीन यूनिट चाहिएंगी, 8। 30 के लिए 6 आइसोप्रीन यूनिट चाहिए, क्योंकि आइसोप्रीन यूनिट का मतलब है 5 या C5H8। तो अकॉर्डिंगली हमें क्या ध्यान रखना है, हेमी, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह से चलता जाता है। 15 के बहुत कॉमन एग्जांपल है, इसलिए हम 15 कार्बन वाली भी याद रखेंगे, दैट इज सेस्क्यूटर्पीन। ये चीज क्लियर है, ओके। नाउ सी, देखिए टर्पीन्स जो बनते हैं, टर्पीन एक केमिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या केमिकल्स हैं जो प्लांट सिंथेसाइज करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टर्पीन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो टर्पीन्स जो बनते हैं वो टोटल 2 पाथवेज से बनते हैं। वंस ऑल द मेटाबोलाइट्स विल बी फिनिश्ड, एक कॉमन पाथवे फिर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि कहाँ जो है शुगर्स लिपिड में चेंज हो रही हैं, या शुगर के डेरिवेटिव जैसे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या डाईहाइड्रोक्सी फॉस्फेट या एसिटाइल कोए, वो किस पाथवे के थ्रू टर्पीन बना रहे हैं, किसके थ्रू एल्कलॉइड बना रहे हैं, वो सब हम एक फाइनल समराइजेशन भी करेंगे। अभी इंडिविजुअली वी आर डिस्कसिंग कि टर्पीन्स कैसे बनते हैं। तो टर्पीन्स बनते हैं टोटल 2 पाथवेज से। एक को बोलते हैं हम MVA पाथवे, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, मेवेलोवोइक एसिड पाथवे। मेवेलोविक एसिड पाथवे, MVA, ओके, या मेवलोनेट पाथवे भी हम कह सकते हैं। एक दूसरा पाथवे होता है आपका MEP, ओके, इसको बोलते हैं मिथाइल इरेथ्रोटिल फॉस्फेट पाथवे, ठीक है, या इसको नॉन मेवलोनेट पाथवे भी बोलते हैं। अगर आप एक ही वर्ड के टर्म में याद रखना चाहते हैं तो मेवलोनेट पाथवे या नॉन मेवलोनेट पाथवे बोल सकते हैं, या हम एग्जैक्टली मेवेलोविक एसिड पाथवे या मिथाइल इरेथ्रोटिल फॉस्फेट पाथवे बोल सकते हैं, MVA पाथवे या MEP पाथवे, ठीक है। इन 2 पाथवेज के थ्रू टर्पीन्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज हो सकते हैं। दोनों में जो आपका प्रिकर्सर होंगे बनने के लिए, जो लास्ट प्रोडक्ट होंगे जिसके थ्रू फाइनली टर्पीन बनेगा, वो एक कंपाउंड बनता है IPP। अभी डिस्कस करेंगे हम IPP के बारे में भी। MVA पाथवे जो होता है ये साइटोसोल के अंदर होता है, और MEP जो होता है ये प्लास्टिड्स के अंदर होता है।
रूट या स्टेम में टर्पीन बन रहे हैं तो प्लास्टिड में बनेंगे, लीफ में अगर बन रहे हैं तो क्लोरोप्लास्ट में बनेंगे। रूट या स्टेम के स्टेल में टर्पीन्स बन रहे हैं MEP पाथवे के थ्रू, मिथाइल इरिथ्रोटिल फॉस्फेट पाथवे के थ्रू, तो प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट में बनेंगे। और MVA के थ्रू बन रहे हैं तो साइटोसोल में बनेंगे। ठीक है, तो क्विकली एक बार मैं समराइज कर देता हूं दोनों पाथवे को कि इनमें किस तरह से आपके फाइनली टर्पीन्स बनेंगे। दो पाथवे हैं, MVA पाथवे और सेकंड है MEP पाथवे। MVA पाथवे होता है साइटोसोल में। ठीक है, यहां साइटोसोल लिख लेते हैं, यहां प्लास्टिड्स लिख लेते हैं। देखिए MVE पाथवे में प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है एसिटाइल CoA। घर बनता है ईंटों से, घर टूटेगा तो निकले भी क्या की ईंटें। तो इसी तरह से एसिटाइल CoA जो है यूनिट है लिपिड बनाने की। लिपिड का जब ब्रेक डाउन होता है तब भी एसिटाइल CoA ही बनता है। एसिटाइल CoA एक जगह और बनता है, कब? जब आपका पायरुविक एसिड मैट्रिक्स में एंटर कर रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो क्रैब साइकिल से पहले, क्रैब साइकिल स्टार्ट होती है किससे? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल CoA से। तो इसका सोर्स जो है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्रैब साइकिल है या लिपिड का ब्रेकडाउन है। ओके, तो एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है एसिटाइल CoA, इसके थ्रू बनेगा साइटोसोल में अगर है तो। ठीक है, यानी एसिटाइल CoA ट्रांसपोर्ट होगा कहां? बाहर, साइटोसोल में। कुछ एसिटाइल CoA जो क्रैब साइकिल के अंडर चला गया वो तो टर्पीन नहीं बनाएगा, कुछ एसिटाइल CoA बाहर चला जाएगा साइटोसोल में जो टर्पीन बनाने के लिए चला जाएगा। ठीक है, MEP का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3PgAl जो बनता है वो ग्लाइकोलिसिस में बनता है। सो ये हैं इनके प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। पहले MVA पाथवे हम डिस्कस करते हैं। एसिटाइल CoA 2 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, एसिड जो आपका पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है ग्लाइकोलिसिस के बाद सेलुलर रेस्पिरेशन में। एक CO2 निकल गई, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का था, तो यहां एसिटाइल CoA बनता है 2 कार्बन का। ठीक है, तो ये 2 कार्बन कंपाउंड है, इसके 3 मॉलिक्यूल। किसी 2 कार्बन कंपाउंड के हम 3 मॉलिक्यूल लेंगे तो टोटल कार्बन अगर आप ऐड करते हैं तो नया कंपाउंड जो बनेगा वो 6 कार्बन का बनता है। नया जो कंपाउंड बनता है वो बनता है MVA। ठीक है, मिवेलोविक एसिड, इसीलिए इसका नाम जो है वो आपका मिवेलोविक एसिड पाथवे है। तो ये जो नया कंपाउंड बना ये बना मिवेलोविक एसिड। ये कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। मिवेलोविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन होता है, और फॉस्फोराइलेशन भी जो होता है ना वो पायरोफॉस्फोराइलेशन होता है, यानी 2 फॉस्फोरस आएंगी ना कि सिर्फ एक। डीकार्बोक्सिलेशन, पायरोफॉस्फोराइलेशन एंड डीहाइड्रोजिनेशन, 3 चीजें यहां पे होती हैं। तो 6 कार्बन में से एक CO2 चली जाएगी, हाइड्रोजन भी जाएंगे, डीहाइड्रोजन हो रहा है, 2 फॉस्फेट आएंगे, पायरोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, और CO2 जाएगी, तो नेक्स्ट कंपाउंड जो बनेगा वो 5 कार्बन का बनेगा। ठीक है, वो बनता है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, IPP। आप लोगों ने हार्मोन में बार बार प्रिकर्सर मॉलिक्यूल पढ़ा है, मैंने बताया भी था वो टर्पीन है। तो IPP इस तरह से बनता है, विच इज अ टर्पीन। यहां बन गया IPP। ठीक है, दूसरा पाथवे देखते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं क्विकली। MVA पाथवे जो कि साइटोसोल में होता है, एसिटाइल CoA से बनते हैं। 3 मॉलिक्यूल एसिटाइल CoA के आपस में कंडेंस होकर एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं, मेवोलिक एसिड। मेवोलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन, पायरोफॉस्फोराइलेशन एंड डीहाइड्रोजनेशन जब होता है तो वो बनता है IPP। नेक्स्ट जो पाथवे था आपका मिथाइल इरिथ्रोटॉल फॉस्फेट पाथवे, ME पाथवे, वो होता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से स्टार्ट। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एक अनदर 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड के साथ कंडेंस होता है। ये दोनों भी मिलकर एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जो 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है वो बनता है MEP, मिथाइल इरिथ्रोटॉल फॉस्फेट। ठीक है, तो ये भी 6 कार्बन का, सिमिलरली वही डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और जो आपका है रिडक्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो एक कार्बन रिमूव होगी, तो यहाँ पे जो 5 कार्बन का कंपाउंड बनता है वो बनता है DMAPP, डाइमिथाइल
साइटोकाइनिन का प्रिकर्सर है ये, डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए दोनों ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, IPP एंड DMAPP। आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, तो अल्टीमेटली टर्पीन ही बने हैं। और इन टर्पीन्स का नेचर क्या है अगर आप देखें तो ये हेमी टर्पीन है दोनों, क्या नहीं है बताइए? 5 कार्बन के हैं, यस और नो? दे बोथ आर हेमी टर्पीन। तो यहां से टर्पीन बनने शुरू हो चुके हैं। मोस्ट प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर टर्पीन्स इज IPP, क्योंकि डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट भी अल्टीमेटली आइसोमराइज हो जाता है किसमें? IPP में। तो दोनों पाथवेज के थ्रू, MVA पाथवे का सिंपल सा मतलब है बस प्रिकर्सर लगा है एसिटाइल को ए, ठीक है, और यहाँ इंटरमीडिएट क्या है? MVA, इसलिए इसका नाम MVA पाथवे है। यहाँ इंटरमीडिएट है MEP, यहाँ पे प्रिकर्सर है 3PGL और पायरुविक एसिड, इसीलिए इसका नाम है MEP पाथवे। दोनों में अल्टीमेटली हेमी टर्पीन बनी है। हेमी टर्पीन है इसलिए 5-5 कार्बन की है दोनों, ठीक है, तो दोनों क्या है? हेमी टर्पीन है ये। सी नाउ IPP 5 कार्बन हेमी टर्पीन। अभी हेमी टर्पीन है भाई, एक टर्पीन तो बनाए, तो एक टर्पीन बनाने के लिए ये क्या करेगा? एक आइसोप्रेन यूनिट और लेगा 5 कार्बन की। एक आइसोप्रेन यूनिट लेते ही ये 10 कार्बन का मोनोटर्पीन बनाएगा, तो वो बनता है जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट 10 कार्बन 5 IPP, क्योंकि डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट भी आइसोमराइज हो गया था IPP में, जो कि बना था किससे? मिथाइल एरिथ्रोटिल फॉस्फेट से, DMAPP, वो भी आइसोमराइज हो गया IPP में। तो अल्टीमेटली अब IPP से जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट बना 10 कार्बन, फिर एक आइसोप्रीन यूनिट आई तो बना फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट 15 कार्बन। देखिए 10 कार्बन वाले टर्पीन्स को हम क्या कहते हैं? मोनोटर्पीन। 5 कार्बन वाले को हम कहते हैं हेमीटर्पीन। 15 कार्बन वाले को हम कहते हैं सेस्क्यूटर्पीन। एक और IPP यूनिट आएगा तो 20 का बनेगा जिरेनाइल जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट। 10 के लिए जिरेनाइल वर्ड यूज किया था, तो यहाँ 20 के लिए जिरेनाइल जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट 20 कार्बन। 20 कार्बन को हम टर्पीन्स के वर्ड में डाइटर्पीन कह सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो है आपका अल्टीमेटली अब जितने भी IPP ऐड करते रहेंगे, सारा नोमेनक्लेचर हमने नहीं पढ़ना, तो अल्टीमेटली पॉलीटर्पीन्स बनते रहेंगे, ठीक है। 30 होंगे तो ट्राई टर्पीन, 40 होंगे तो टेट्रा टर्पीन एंड सो ऑन। इस तरह से 70-80 जितने भी कार्बन के टर्पीन्स होंगे उनको हम क्या बोलते जाएंगे? पॉलीटर्पीन। सो वी शुड नो मोनोटर्पीन, सेस्क्यूटर्पीन, डाइटर्पीन। 20 तक हमें पता होना चाहिए। क्या इनके आइसोप्रीन यूनिट है? जिरेनाइल जिरेनाइल 20 के लिए, फर्नेसाइल 15 के लिए, जिरेनाइल 10 के लिए और IPP 5 कार्बन के लिए। दिस इज आइसोप्रीन, दिस इज जिरेनाइल, दिस इज फर्नेसाइल, दिस इज जिरेनाइल जिरेनाइल, दिस इज हेमीटर्पीन, दिस इज मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन 20, 15 आपका सेस्क्यूटर्पीन। So this was all about the basics of terpenes. Now we will discuss about the chemical compounds which are most important and which are asked in the examinations. कैटेगरी वाइज कुछ टर्पीन्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मोनोटर्पीन्स को डिस्कस करेंगे। मोनोटर्पीन मतलब 10 कार्बन वाले, ओके। मोनोटर्पीन है यानी दो ही आइसोप्रेन यूनिट से मिलकर क्या है वो बने हुए हैं। तो नाम लिख रहा हूं कुछ टर्पीन्स के। एक टर्पीन है आपका लिमोनन, ठीक है, ये टर्पीन का नाम है। लेमोनन जो है आपका यूज और सोर्स लिख देते हैं। कुछ पर्टिकुलर टर्पीन्स केवल पर्टिकुलर प्लांट्स के अंदर ही मिलते हैं, कुछ टर्पीन्स ऐसे हैं जो मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर मिलेंगे, ठीक है, यानी काफी प्लांट्स में सिंथेसाइज हो सकते हैं, और कुछ यूनिक होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लांट में ही सिंथेसाइज होंगे। सो लिमोनन जो है आपका ये इसके मेडिसिनल यूज होते हैं, और सोर्स जो होते हैं आपके सिट्रस फ्रूट हैं। सिट्रस फ्रूट्स पील, जो छिलका होता है सिट्रस फ्रूट्स का, दैट इज द सोर्स ऑफ लिमोनन मेनली। तो मेडिसिनल यूज है। मेडिसिनल यूज में भी पर्टिकुलरली अगर बात करें तो ओबेसिटी के लिए, ठीक है, मोटापे के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, या सेवरल टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। लेमोनन ऑयल यूज होता है मेनली, पील से ऑयल बनता है, ठीक है। तो ये एक मोनोटर्पीन है, ध्यान रहे। सो स्ट्रेट फॉरवर्डली यू कैन राइट ओनली द मेडिसिनल यूज, और मोस्ट प्रोबेबली द सोर्स में बी आस्क्ड।
And this may also ask that the lemonin is a monoterpene, diterpene, tetraterpene, or they may ask like lemonin is a terpene, alkaloid, flavonoid or what. Okay, इस तरह से भी पूछा जा सकता है. मोनोटर्पिन में ही बात करें तो कैम्फर, कैम्फर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे. ठीक है, कैम्फर जो होता है इसके भी मेडिसिनल वैल्यूज हैं. कैम्फर पर्टिकुलरली एक प्लांट से मिलता है जिस प्लांट का नाम है, बॉटनिकल नेम बता रहा हूं, सिनेमम कैम्फोरा.